आज हुए सबसे बड़े चुनावी चरण में 12 राज्यों की 121 लोकसभा सीटों में वोट डाले गए। यूपीए, एनडीए और दूसरी तमाम गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी पार्टियों के लिए आज का दौर निर्णायक है, क्योंकि आज के चरण में जो बाजी मारेगा वो सत्ता के करीब पहुंच जाएगा। वैसे पिछले 4 चरणों की तरह इस दौर में भी वोटरों में गजब का उत्साह देखने को मिला है। बड़ा सवाल ये है कि क्या ज्यादा मतदान का मतलब है कि लोग सरकार के खिलाफ गुस्से को प्रकट कर रहे हैं? क्या ये बदलाव की बेचैनी है? हम अपने इस खास शो में यही चर्चा करने जा रहे हैं कि ज्यादा टर्नआउट से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान। और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं लोकनीति नेटवर्क के प्रोफेसर संदीप शास्त्री, राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम अग्रवाल और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। स्वागत है आप सबका। शास्त्री जी, पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगी, अब तक जो आंकड़े आ रहे हैं, और ये फाइनल आंकड़े नहीं है, 5 बजे तक के कुछ आंकड़े आने लगे हैं। 80% लगभग वेस्ट बंगाल में वोटिंग डाली गई है, दार्जिलिंग में 76%, 56% कर्नाटका में, और ये कुछ सीटों के आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन जो हमने एक ट्रेंड देखा है पिछले 4 फेजेस में भी, जो ट्रेंड देखा है कि ज्यादा लोग उत्साह से वोट डालने आ रहे हैं, क्या आप मानेंगे पहले कि ऐसा ट्रेंड है? और अगर ऐसा है तो इसका क्या मतलब है? ट्रेंड तो जरूर दिख रहा है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में थोड़ा ज्यादा हो रहा है। इसका इम्प्लीकेशन क्या है, उस पर डिस्कशन करें तो काफी लोगों का मानना है कि हायर वोटर टर्नआउट एक बदलाव का संकेत है, लोगों में बदलाव का एक चाह की एक संकेत है। पर इसके साथ में जल्दी से 4 और कारण जोड़ूंगा क्यों ज्यादा वोटर टर्नआउट हो सकती है। एक कारण जो हमने देश में पिछले चुनावों में देखा है, जब भी लोगों को लगे कि कोई सरकार ने अच्छा काम किया हो, उस अच्छा काम की एक सराहना करने का भी एक कारण वो हायर वोटर टर्नआउट हो सकता है। लेकिन इस चुनाव में उसकी एक संभावना थोड़ी कम रहेगी। दूसरी कारण, जहां कॉन्स्टिट्यूएंसी में या राज्य में पोलराइजेशन ऑफ वोट्स हो जाए, 2 खेमों में एक पोलराइजेशन ऑफ वोट्स हो जाए, उस संदर्भ में भी वोटिंग टर्नआउट ज्यादा हो सकती है, क्योंकि दोनों खेमे में ज्वाइन करने वालों को लगेगा कि हमारे स्टैंड को जिताने के लिए हमें जाके मतदान करना पड़ेगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण एक है कि कोई विशेष कारण किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष राज्य में, किसी विशेष वहां लोकल कारण के वजह से भी वोटिंग टर्नआउट ज्यादा हो सकता है। और आखिरी 2 कारण, कई संदर्भ में जिस समय में लोकसभा चुनाव में लगेगा कि एक बदलाव आने वाला है, उस बदलाव के विरोध में भी ज्यादा वोटर टर्नआउट हो सकता है कि हम इस बदलाव को मानते नहीं हैं, इसलिए हम ज्यादा संख्या में वोट कर रहे हैं। और आखिरी कारण, कई लोगों का कहना है कि इस बार इलेक्शन कमीशन हो या हमारा मीडिया जो हो, जिन्होंने जो एक प्रचार किया है आज कि वोटर्स को जाके वोट करना पड़ेगा, ये अच्छी बात है, ये हमारी सिटीजनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका भी एक प्रभाव हो सकता है। सो ये 4 कारणों को हम जोड़ें तो इस इंक्रीज वोटर टर्नआउट की एक एक्सप्लेनेशन, अलग अलग जगहों में अलग अलग एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ मिलेगा। बिल्कुल। और अब सेल्फी कल्चर में काफी मॉडर्न और पॉपुलर भी हो गया है आपका वोट देना और उसकी निशान को भी दिखाना। शायद इसलिए हम देख रहे हैं कि अर्बन सेंटर्स में ज्यादा वोट पड़ रहे हैं। पुणे में जो आंकड़ा आया है 5 बजे तक 51% वोट, 2009 में पुणे में करीब 46% वोट पड़े हुए थे। पुरुषोत्तम जी, काफी सारे कारण गिनाए हैं शास्त्री जी ने, लेकिन कुल मिलाकर बात यहीं पर आती है कि क्या लोग ज्यादा संख्या में नए लोगों को लाने के लिए वोट दे रहे हैं या किसी को रोकने के लिए वोट दे रहे हैं? अंत में यही एक मूल सवाल पैदा होता है। और आपके मुताबिक क्या उस तरह का एक मूड बना हुआ है कि सच में चेंज लाना है, बदलाव लाना है? देखिए, मेरे ख्याल से संदीप जी ने जो बातें कही हैं वो ठीक है। असल में कोई एक कारण खोज करके उसको एक ऑल आउट सॉल्यूशन की तरह हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि ज़्यादा वोटर टर्नआउट हमेशा बदलाव के लिए होता है, इसके विरुद्ध सबसे बड़ा प्रमाण तो स्वयं गुजरात है। पिछले 2-3 चुनावों में वोटर टर्नआउट ज़्यादा होता रहा है और बदलाव की बजाय जो है उसको दृढ़ करने के लिए होता रहा है। तीसरी बात यह है कि लोगों ने तय कर लिया है कि बदलाव लाना है। ये ऐसे चुनाव में, आज की ही अगर बात करें
तो मिसाल के तौर पर अगर बंगाल में 80% टर्नआउट हो रहा है तो क्या हम इस नतीजे पर पहुंचे कि वहां लेफ्ट जीतने जा रहा है और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने के लिए लोग निकल आए हैं, या वहां भाजपा को इस 80% वोट का मेजर चंक मिलने जा रहा है? ठीक इसी तरह कर्नाटक में। तो मुझे लगता है ये एक जब बहुत क्लियरली कांग्रेस और कांग्रेस के खिलाफ वोट पड़ता था 20-25 साल पहले, तब ये धारणा बनी थी और अभी एक तरह की माइथोलॉजी बन गई है जो कि निराधार है कि हायर वोटर टर्नआउट अनिवार्यतः है जो है बदलाव के लिए होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बदलाव की ऐसी चाह जिसकी चर्चा हम लोग लगातार टीवी स्टूडियोज में कर रहे हैं, ये वास्तव में जमीन पर हकीकत है या नहीं है, सवाल ये भी है। हम किस आधार पर ये कह रहे हैं कि हर जगह लोग केंद्रीय सरकार को बदलने के लिए ही वोट डाल रहे हैं जी, इसका कोई आधार मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि वोटर टर्नआउट के ज्यादा होने के स्थानीय कारणों को, राज्य से जुड़े हुए कारणों को और उसके साथ साथ आपके जो राष्ट्रीय कारण हैं उन सबको मिलाकर के देखना चाहिए और तब वो चारों पांचों बातें साफ हो जाती हैं, प्रासंगिक हो जाती हैं जो संदीप जी ने कही। जी और यहाँ पर अगर साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें शरद प्रधान जी, क्योंकि ये क्रूशल है, बीजेपी के लिए क्रूशल है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्रूशल है, और यहाँ पर क्या कारण होंगे हाई वोटर टर्नआउट के लिए? वेस्टर्न यूपी में हमने चौथी फेज में अच्छी खासी वोटर टर्नआउट देखी थी, आज के आंकड़े पूरी तरह से सामने हमारे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर लोग किस चीज के लिए वोट कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर पिछले कुछ दिनों में पूरी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर काफी पोलराइज हो चुकी है और काफी पर्सनल अटैक्स यहाँ पर हो चुके हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी जो 5 बजे तक रिपोर्ट्स आई हैं 58.8% हो चुका है था 5 बजे तक, तो जाहिर है कि 63-64% जरूर जाएगा जो फाइनल शेप लेगा। लेकिन ये एक चीज इसमें खाली ये कंक्लूड करना कि ये सिर्फ इस वजह से है, इसमें कोई तो राय नहीं है कि मैं भी मानता हूं कि एक मोदी के नाम पर एक वेव टाइप की है और उसकी वो भी कारण है कि काफी लोग बढ़ बढ़ के आ रहे हैं जिस तरह इलेक्शन प्रोसीड कर रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण जो हम इग्नोर कर रहे हैं, ये जो अवेयरनेस क्रिएट करी है इलेक्शन कमीशन ने, तरह तरह से बड़े नायाब तरीके अपनाए हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि वो आ करके बाहर वोट डालें। जो अर्बन सेंटर्स में पर्टिकुलरली और सेमी अर्बन एरियाज में भी कारण वो बहुत बड़ा है। लोग जो हैं, अब ये पहली बार लोगों को समझ में आने लगा है कि वोट वाकई में हमारा ऐसा अधिकार है जिससे हम बदलाव, ठीक है बदलाव वाली बात भी है उनके जहन में, लेकिन इसका ये बहुत बड़ा रोल है कि लोगों को प्रेरित किया है कि जाकर के लोग वोट डालें। अब ये उसका आउटकम ये जरूर है कि वहां पे क्योंकि एक ये वेव चल रही है मोदी के फेवर में, जैसा मैं सुबेरे में कह रहा था आपके दूसरे चैनल में कि 2 तरीके का पोलराइजेशन यहाँ पे जो है, पोलराइजेशन मोदी सेंट्रिक है, फैक्टर मोदी है, तो या तो वोट फॉर मोदी है या एंटी मोदी है। जो फॉर मोदी वोट है वो बड़ा स्ट्रांगली यूनाइटेड है और जो एंटी मोदी वोट है वो शार्पली डिवाइडेड है, तो उसके विभाजन का फायदा भी बीजेपी को मिल रहा है, तो जो एंटी मोदी वोट के विभाजन का। तो इसलिए ये एक वजह, और जिस तरह इलेक्शन आगे बढ़ रहा है, नए फेजेस बढ़ रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में जहां आ रहा है वो क्लास जो वोट नहीं भी डालता था वो जा रहा कि नहीं अब की दफे हमें वोट डालना है, जो स्पेशली जो लोग प्रो मोदी वाले हैं कि हमें उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ये कहते हैं लोग, बोलते हैं, मैं पोलिंग बूथ पे भी जहां देखा है मैंने पिछले वाले फेज में जी, यही लोगों की आवाज निकल रही थी जी। तो यहाँ हमने एस्टैब्लिश किया कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि लोग क्यों बड़ी तादाद में आकर वोट कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके इश्यूज होंगे, अब ये सवाल बनता है। शास्त्री जी, जितने भी ओपिनियन पोल्स हुए हैं और उसमें आपके भी कुछ पोल्स रहे हैं, उसमें जब आप लोगों ने पूछा कि क्या कारण है कि वोट करते समय लोग किन फैक्टर्स पर, किन मुद्दों पर ध्यान देते हैं, तो कई जगहों पर ऑन एन एवरेज, और मुझे बताइए कि अगर मैं गलत कह रही हूँ, प्राइस राइज सबसे पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर इशू रहा, महंगाई एक बड़ा इशू रहा है। लेकिन चूंकि ये इलेक्शन कैंपेन लगभग एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल का कैंपेन हो चुका है, क्या जब लोग वोट डालने जा रहे हैं वो स्थानीय कैंडिडेट को देख रहे हैं, इश्यूज को देख रहे हैं, या फिर ये देख रहे हैं कि पीएम कौन बनेगा? आपने ठीक कहा कि महंगाई की एक समस्या लोगों के मन में थी जब वो
वोट कर रहे थे। हमारे ट्रैकर पोल ने भी दिखाया कि 3 प्रमुख कारणों को ध्यान में रखते हुए लोग वोट करते हैं। पहला कि जो सरकार था, जो सरकार रहा है, उस सरकार का परफॉर्मेंस कैसे रहा है, डेवलपमेंट पे उसने कितना ध्यान दिया है। दूसरी बात प्राइस राइज, और तीसरी बात भ्रष्टाचार। इन तीनों मुद्दों को मिलाएं तो आप कहेंगे कि ये पहले 3 कारण जो जो वोटर ध्यान में रखता है अपने वोट डालते समय, ये तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट रहे हैं। आपका दूसरा प्रश्न, जब वोटर वोटिंग बूथ पे जाता है, किस विषय को ध्यान में रखते हुए वोट करते हैं, यहाँ पे आई थिंक एक बास्केट ऑफ फैक्टर्स होता है, और आप किस वोटर को देख रहे हैं, क्या वो एक कमिटेड पार्टी वर्कर है या वो पार्टी से न्यूट्रल है, ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रहता है। हमारे ट्रैकर पोल में भी ये दिखा है कि लोगों का कहना है कि ज्यादा वो पार्टी को देख के अपना मतदान करते हैं। दूसरा फैक्टर रहता है जो लोकल कैंडिडेट है, लोकल कैंडिडेट का एक पहचान क्या है, उसे भी देख के वो वोटिंग करते हैं। इस चुनाव में एक तीसरा फैक्टर स्पेशली उन राज्यों में और उन वोटरों में जो बीजेपी को सपोर्ट करने जिन्होंने कहा था कि वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, उन वोटर्स में एक ये तीसरा फैक्टर भी था, प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट भी उनमें थोड़ा ज्यादा दिखा। इसलिए भी जरूरी हो जाता है, अगेन यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं। बिल्कुल शरद प्रधान जी, ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर एडवर्टाइजमेंट में, अपने हर स्पीच में नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि आपका हर एक वोट मुझे प्रधानमंत्री बनाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट अपील है कि आपका वोट जो भी कैंडिडेट हो वो मेरे लिए डल रहा है, और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपी में बीजेपी की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर काफी विवाद रहे हैं, काफी वहां पर सवाल उठे हैं। इसलिए उनके लिए ये स्ट्रैटेजी बैठती है कि वो चाहे लोग प्रधानमंत्री को देखकर वोट दें। बिल्कुल, ये चीज आज नहीं, जब से ये इलेक्शनरिंग शुरू हुई है इस बार की, तो ये चीज हमेशा, जैसे आपने खुद भी फरमाया कि ये इलेक्शन जो है, मैंने 1.5-2 महीने पहले भी कहा था कि ये इलेक्शन कुछ प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरफ ड्रिफ्ट कर गया है। तो मोदी, हर जगह आप कहीं भी देखिए लोग बात करते हैं मोदी को वोट डालने की, तो उन्होंने इसी बात को एक्सप्लॉइट किया है कि लोगों को फिर से इस बात को रीइंफोर्स कर रहे हैं कि आपका वोट जो है मुझे पीएम बनाएगा। और ये कारण भी जो आपने कहा, वो बात भी सही है कि इससे जो लोकल लेवल के विवाद हैं वो उससे भी ऊपर उठ जाता है बीजेपी का सपोर्टर कि भाई ठीक है, ये ठीक है, कैंडिडेट को नहीं दिया, फला को दे दिया, लेकिन अल्टीमेटली ये वोट फायदा करेगा मोदी को, इसलिए डाल दो। तो ये मकसद इसके पीछे जरूर ये है, लेकिन ये फैक्ट है कि कई जगह ऐसा है कि लोग जानते नहीं कैंडिडेट कौन है। उनसे पूछिए तो उन्हें 2 मिनट का वक्त लगता है बताने में, लेकिन वो क्या कहते हैं, नहीं ना वो बीजेपी का नाम लेते हैं, वो कहते हैं मोदी को वोट डाल रहे। ये तमाम जगह हमने नोटिस किया है, जुबान से उनकी, अदर देन जो टिपिकल बीजेपी सपोर्टर है जिसके वोट से बीजेपी जीत नहीं सकती है, खाली उसके वोट से, बिल्कुल उस वोट का बात कहता है बीजेपी की, लेकिन बाकी जो वोटर हैं जिनकी वजह से मोदी को फायदा मिल रहा है ज्यादा, वो ये मोदी का नाम लेता है। ओके, तो प्रेसिडेंशियल स्टाइल कैंपेन यहाँ पर हुई है, क्या इसी तरह से वोट डाल रही है? इस पर हम और चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। साथ में देखेंगे कौन से यहाँ पर प्रमुख उम्मीदवार है जिनकी किस्मत आज तय हुई है। लोग इस बार ज्यादा तादाद में क्यों वोट डालने आ रहे हैं और इसका फायदा किसको मिलेगा, इसका नुकसान किसको होगा, इस पर हमारी खास चर्चा है। और एक और जो जरूरी बात सामने आ रही है कि इस फेज में, इस 5वीं फेज में काफी बड़े उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला होगा। पुरुषोत्तम जी, 2 स्पेसिफिक लोगों की मैं बात करना चाहूंगी। एक तो है नीतीश कुमार और दूसरे है नवीन पटनायक, क्योंकि काफी पोल्स में ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होने के बाद अपना ग्राउंड लूज कर रहे हैं, उन्हें नुकसान हो रहा है, और उड़ीसा में एक अजीब सी बीजेपी की वेव दिख रही है जो पहले कभी दिखी नहीं। देखिए, नीतीश कुमार को नुकसान हो रहा है, ये तो कई पोल से भी लग रहा है और मुझे स्वयं भी अपने विश्लेषण के आधार पर लग रहा है, ये बात सही है। लेकिन जहाँ तक उड़ीसा में वेव का सवाल है, देखिए मोदी का जिस तरह का प्रचार रहा है और मोदी ने जिस तरह अपनी ब्रांडिंग की है, इमेज मैनेजमेंट किया है, तो और आजकल टेलीविजन का ज़माना है, तो वो पहुँचा तो दूर दूर तक है उनका इमेज, उनका ब्रांड, लेकिन वो उड़ीसा में नवीन पटनायक को कितना नुकसान पहुंचाएगा, क्या उसे हम वेव कह सकते हैं, इसमें मुझे पूरा संदेह है।
दूसरी बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जब कई चरणों में चुनाव होता है, जैसे इस बार हो रहा है और इतने तीखे ढंग से हो रहा है, इतने शार्प पोलराइजेशन के साथ हो रहा है, तो उसका अपना एक डायनेमिक्स होता है। और इसलिए जो चुनाव सर्वे हैं, जो विभिन्न प्रकार के ट्रैकर पोल्स हैं, उनमें दिखने वाली ट्रेंड्स, मिसाल के तौर पर आप मार्च के अंतिम सप्ताह में दिखे हुए ट्रेंड्स जस के तस 16 या 17 अप्रैल तक बने रहेंगे, ये कतई जरूरी नहीं है। ये अंतर भी पड़ता है और इसलिए मुझे लगता है कि ये मानना उस तरह के पोल्स के आधार पर, और पोलराइजेशन की बात अभी की गई, तो पोलराइजेशन दोनों तरफ से है ना। अगर मान लीजिए कि कुछ लोग मोदी को एकदम से जिताने पर आमादा हैं, तो उसी जनता में, उसी पॉलिटिकल प्रोसेस में ऐसे भी लोग हैं जो इस बात पर कटिबद्ध हैं कि मोदी किसी सूरत में प्रधानमंत्री ना बनने पाए। तो दोनों तरह का पोलराइजेशन होगा और दैट कुड गो अदर वे। उसके बारे में ये मानना कि वो अनिवार्य से भाजपा के पक्ष में ही जाएगा, ऐसा मुझे तार्किक रूप से जरूरी नहीं लगता। बिल्कुल। यहाँ पर संदीप शास्त्री जी, हमने इश्यूज की बात की, करप्शन कितना बड़ा इशू है, क्योंकि प्रमुख उम्मीदवारों में से अशोक चव्हाण की भी किस्मत आज सील हो चुकी है बैलेट बॉक्स में। उन पर आदर्श स्कैम के आरोप लगे थे। पुणे से सुरेश कलमाडी तो नहीं खड़े हुए, लेकिन वो चुनाव प्रचार में काफी एक्टिव रहे हैं, क्योंकि पिछले साल इसी समय ऐसा लग रहा था कि करप्शन बहुत बड़ा इशू है यूपीए सरकार को लेकर, लेकिन चुनाव आते आते फोकस थोड़ा बदल रहा है। मैं मानता हूं भ्रष्टाचार इस चुनाव में एक मुख्य मुद्दा है, लेकिन भ्रष्टाचार, केवल भ्रष्टाचार इस चुनाव में एक मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार के साथ काफी अलग अलग मुद्दे जुड़े हैं। आपने जब अशोक चव्हाण जी का बात किया, अशोक चव्हाण, उनके रीजन में जो प्रोमिनेंस उन्हें मराठा पॉलिटिक्स में मिला है, उनके बिना वहां उस क्षेत्र में कांग्रेस का जो इम्पोर्टेंस रहा है, जो उनका स्ट्रेंथ जो रहा है, अशोक चव्हाण उन्हें अगर वो टिकट ना देते तो वो मराठा वोट पे जो इम्पैक्ट होता, केवल अशोक चव्हाण के क्षेत्र पे ही नहीं, उस पूरे रीजन पे जो इम्पैक्ट होता, उसे देखते हुए शायद कांग्रेस ने उन्हें वहां टिकट दिया हो। और आप कर्नाटक में देखिए, बीजेपी ने कई महीने पहले येडियुरप्पा को वापस पार्टी में ले लिया, जिस कारण से येडियुरप्पा पार्टी से टूटे थे, जिस कारण येडियुरप्पा जी ने अपना खुद का एक पार्टी बनाया, वो करप्शन आधार पे ही था। लेकिन आज जो देश में बीजेपी एक कैंपेन लड़ रही है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देना चाहते हैं, कर्नाटक में वो उसकी बात हो ही नहीं रही, क्योंकि अगर आप कर्नाटक में भ्रष्टाचार की बात करें तो लोग सीधा आपके बीजेपी सरकार पे हाथ को पॉइंट आउट करेंगे कि एक साल पहले उनके सरकार में क्या हुआ। सो भ्रष्टाचार काफी क्षेत्रों में एक इंपॉर्टेंट इश्यू बन गया है, लेकिन पार्टीज बहुत ही क्लेवरली इस इश्यू को साइडलाइन कर रहे हैं, उसको सामने ला रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन उनको उस विषय से कितना पॉलिटिकल एडवांटेज ले सकेंगे वो। जी, तो वहां पे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म थोड़ी बहुत दिख रही है। शरद प्रधान, जिस तरह की एक डायलॉग बनी हुई है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि एक पॉइंट जो पुरुषोत्तम अग्रवाल ने भी रखा सामने कि जो एक महीने पहले के ओपिनियन पोल है वो आज लागू हो जरूरी नहीं, क्योंकि हवा रोज बदल रही है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो सीट पे आज वोटिंग हुई है, उन जगहों पर कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया है? देखिए, इन सब जगहों पे जो है, ये विभिन्न जगह, देखिए लोकल इश्यूज तो रहती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स रहता है। जो लोकल इश्यूज हर जगह पे होते हैं, लेकिन वो उसका कितना इम्पैक्ट है ये देखने वाली बात है। कहीं कहीं पे जो है ऐसे भी, ये भी है, एंटी इनकम्बेंसी है अगेंस्ट समाजवादी पार्टी, कहीं पे एंटी इनकम्बेंसी है कांग्रेस, जहां सिटिंग एमपी है, फॉर इंस्टेंस बरेली है। बरेली में प्रवीण सिंह एरन जो कांग्रेस के एमपी हैं, उनके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी, लोगों को लगता है उन्होंने कुछ किया नहीं। उसी तरीके से जहां समाजवादी पार्टी का है, वो लोग देखने लगते हैं कि साहब अखिलेश गवर्नमेंट की मिस गवर्नेंस या पुअर गवर्नेंस का उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ये सारी रीजन में देखिए सिर्फ एक सीट बीजेपी के पास है, 4 समाजवादी पार्टी के पास सीट। तो अच्छा, फैक्टर क्या, सबको जो सुपर इम्पोज कर रहा है फैक्टर, वो मोदी फैक्टर है। तो ये मुद्दा भ्रष्टाचार का जरूर है, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा अंडरप्ले हो गया है जब से आम आदमी पार्टी का इम्पैक्ट कम हुआ। आम आदमी पार्टी के जो एक्शंस हुए, शुरू में जितना हाइप था उसका,
उससे लोग बहुत इंप्रेस थे। लोगों को लग रहा था कि ये एक पार्टी आई है जो नॉन पॉलिटिकल लोगों की पार्टी है और ये देश को इस भ्रष्टाचार से निजात दिलाएगी। लेकिन जिस तरह डेवलपमेंट्स हुए, उनको दिल्ली सरकार से हटना पड़ा, तो एकदम से जो आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिर गया। उनके सपोर्ट मेरा ख्याल 50% से ज्यादा कम हो गया। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्हीं को उन्होंने उठाया था, उनके सपोर्ट में एक पूरा हुजूम खड़ा हो गया था उनके सपोर्ट के लिए। लेकिन क्या ये कहना ठीक होगा कि आज जब वोटर वोट डालने जा रहा है तो ये नहीं देख रहा है कि उसका उम्मीदवार करप्ट है या नहीं, उसके खिलाफ केस है या नहीं। पुरुषोत्तम अग्रवाल, क्या वोटर अपने उम्मीदवार की तरफ देख भी रहा है कि ये कौन सा उम्मीदवार है, कौन से 4 कैंडिडेट या 5 कैंडिडेट या 10 कैंडिडेट हैं, उनमें से मैं चुनूं, या उसके सामने बस एक बिग पिक्चर नजर आ रही है? नहीं, देखिए, इस चुनाव में या किसी भी चुनाव में केवल बिग पिक्चर काम नहीं करती। बिग पिक्चर काम करती है जरूर। जैसे मान लीजिए प्रदेश का चुनाव हो तो इससे फर्क पड़ता है कि वोटर ये सोचता है कि प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, कौन मुखिया होगा। ठीक वही बात लोकसभा के चुनाव में भी है और इस हद तक बात सही है कि लोग प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं, किसको नहीं देखना चाहते। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, ना विधानसभा के चुनाव में ना लोकसभा के चुनाव में, कि स्थानीय उम्मीदवार का कोई प्रभाव पड़े ही नहीं। अगर ऐसा हो, सचमुच अगर ऐसा हो, तो स्वयं सोचें कि इतना बड़ा मोदी इफेक्ट है या मोदी वेव है और सब कुछ है, और फिर ऐसा क्या डेस्परेशन है बीजेपी को कि आप येदियुरप्पा को वापस ला रहे हैं, आप श्री रामुलू को टिकट दे रहे हैं, आप आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, केवल बीजेपी नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात को रियलाइज करती है कि केवल और केवल नेता की इमेज के आधार पर वोट नहीं मिलता। स्थानीय फैक्टर भी काम करते हैं, स्थानीय इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी भी काम करती है और स्थानीय उम्मीदवार भी काम करता है। ये सब चीजें मिला जुला करके एक तरह की कॉम्प्लेक्स पिक्चर वोटर के मन में बनती है, जिसके आधार पर वो वोट देता है। जी संदीप, इस चुनाव में एक नई बात यह भी है कि वोटरों के पास, मतदाताओं के पास नोटा का ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव। आपको लगता है कि इसको लेकर काफी अवेयरनेस है, या आपके मुताबिक कितने लोग इसका उपयोग करेंगे भी? नोटा का प्रयोग अर्बन एरियाज में काफी लोग, अर्बन एरियाज में इसके बारे में लोगों को पता है। सो जो लोग पिछले चुनाव में ये बात कहते आ रहे हैं कि किसी भी कैंडिडेट को हम वोट नहीं देना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये एक ऑप्शन बन गया है दैट आप अब भी जाएं, वोटिंग बूथ जाएं, ईवीएम में वो ऑप्शन प्रेस करें, नोटा ऑप्शन प्रेस करें। तो ये जो लोगों में पॉलिटिक्स के विरुद्ध, एस्टैब्लिशमेंट के विरुद्ध जो एक फीलिंग है, उसे प्रकट करने के लिए ये मौका दिया गया है। पर मैं ये भी बात कहूंगा, while nota is a expression of dissent, ये एक नेगेटिव सॉल्यूशन है। लॉन्ग टर्म में ये नोटा से कोई बदलाव आएगा, मुझे तो ये और विश्वास नहीं है। शायद इस बार कोई अगर नोटा को एक क्षेत्र में है और अगर नोटा को मेजॉरिटी मिल गया नहीं है वोटर्स के पास, तो शायद वो इसका उपयोग ज्यादा ना करें। ये भी बात सही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।